नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जितने भी एएनएम सिस्टर है सभी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों की क्लास का जो आगे क्वेश्चन है वो कंटिन्यू होने वाले हैं। जैसे कि हम लोग मिडवाइफरी टॉपिक देख रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी देख चुके हैं, लमसम 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भी क्योंकि इस टॉपिक का वेटेज आपका ज़्यादा रहने वाला है। जैसे कि बीटीएससी ने जो आपका सिलेबस डिफाइंड किया है उस अनुसार आपका जो वेटेज है इस टॉपिक का बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। आपका निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, आपका लगभग 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब झिल्ली 7वें हफ्ते के बाद फटे लेकिन प्रसव आरंभ होने से पहले उसे क्या कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जब झिल्ली 7वें हफ्ते के बाद फटता है लेकिन प्रसव प्रारंभ होने से पहले उसको क्या कहा जाता है। कि दीर्घकालिक अवधि तक झिल्ली का फटा रहना, या झिल्ली का फटना, या समय पर झिल्ली का फटना, या समय से पहले झिल्ली का फटना। तो जब 7वें हफ्ते के बाद जो झिल्ली फटता है तो उसको क्या कहते हैं, समय पर झिल्ली का फटना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि कह रहा है कि यदि स्त्री को प्रीएक्लाम्पिसिया है तो कौन सा लक्षण होने पर उसे तुरंत अस्पताल में रिपोर्ट करना चाहिए। हृदय जलन होने पर, या पैर में सूजन होने पर, या हल्का पीठ दर्द होने पर, या तीव्र सिर दर्द होने पर। तो ऐसी स्थिति में यदि तीव्र सिर दर्द हो रहे हैं तो तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाइकल एंस्कारलार्ज की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से गर्भपात की रोकथाम में की जाती है। सेप्टिक गर्भपात, या पुनरावर्ती गर्भपात, या आंशिक गर्भपात, या अपूर्ण गर्भपात। तो ये सर्वाइकल जो एंस्कारलार्ज की जो प्रक्रिया होती है वो आपको जो पूर्णावर्ती गर्भपात होती है उसकी रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्लैम्पीसिया में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख दवा क्या है। ऑक्सीटोसिन, या सोडा बाइकार्ब, या मैग्नीशियम सल्फेट, या डायाजीपाइम। तो जो एक्लैम्पीसिया होती है उसमें जो प्रयोग किए जाने वाली मेडिसिन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट प्रयोग करते हैं। और बीटीएससी आपका जो सिलेबस दिया है, जो आपके डेली जो आपके जो वर्क में रहिएगा, ड्यूटी वर्क में, तो इसी तरीके से आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे यही सब। तो इसी अनुसार आपका बीटीएससी ने सिलेबस भी डिफाइन किया है और आपका एग्ज़ाम डेट भी जल्द देखने को मिलेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के गर्भपात में गर्भ अवस्था की निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है। असफल गर्भपात, या आंशिक गर्भपात, या अपूर्ण गर्भपात, या पूर्ण गर्भपात। तो इसमें क्या होता है, आंशिक गर्भपात में जो गर्भ अवस्था की निरंतर सुनिश्चित किया जाता है, जब आंशिक रूप से गर्भपात शुरू होते तब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ से बाहर आरोपण होने वाली गर्भ का मुख्य स्थान कौन सा होता है। जैसे कि आपका ऑप्शन दिया गया है फैलोपियन ट्यूब, या गर्भाशय गुहा, या गर्भाशय ग्रीवा, या उदरीय गुहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। जो गर्भ से बाहर आरोपण होने वाली जो गर्भ का मुख्य स्थान है वो कौन है, फैलोपियन ट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूबल गर्भ अवस्था में आरोपण का मुख्य स्थान कहाँ होता है। मतलब ट्यूबल गर्भ अवस्था में आरोपण का जो मुख्य स्थान है वो क्या होता है, इस्थेमस, या इन्फेड्यूबल, या एम्प्यूला, या एंटरस्टिशियम। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एम्प्यूला। तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिगरी फॉस्फरेफ किस प्रकार का फॉस्फरेफ होता है। घुमावदार फॉस्फरेफ, या लंबा फॉस्फरेफ, या छोटी फॉस्फरेफ, या इनमें से कोई नहीं। तो
रिगली जो फॉरसेप होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, और छोटी फॉरसेप क्या कहते हैं, छोटी फॉरसेप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्भ अवस्था में HIV की स्क्रीनिंग के लिए किए जाने वाला टेस्ट है, मतलब HIV के स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया जिसे PCR भी कहते हैं, जो वेस्टर्न ब्लॉट, और दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है इम्यूनोफ्लुओरेंस एसेस, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है इंजाइम इम्यूनो एसेस। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, इंजाइम इम्यूनो एसेस, जो गर्भ अवस्था में HIV स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झिल्ली को फाड़ना किस प्रकार का प्रवर्तन होता है, कम या शल्य चिकित्सीय या चिकित्सीय या मिला जुला। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे शल्य चिकित्सीय कहते हैं। क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सीय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस प्रकार की जुड़वा गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग समान होता है, मतलब कि जब स्त्रियां जो गर्भावस्था धारण करती है, यदि उसमें जुड़वा गर्भावस्था है मतलब 2 बच्चे होने की संभावना है, तो उसमें भ्रूण का जो लिंग होता है समान होता है। मतलब कि जैसे कि बॉय है तो बॉय, या गर्ल है तो गर्ल ही होने की क्या संभावना, मतलब समान लिंग होने की क्या होती है, मतलब कि इसका भ्रूण समान लिंग होने का क्या होता है। जैसे कि ऑप्शन आपका दिया गया है बायोओव्यूलर या यूनिओव्यूलर या फीटस एकार्डियास या फीटस पपारियस। तो इसको क्या कहा जाता है, जो भ्रूण में जो लिंग समान होने की संभावना जो होती है, जो वो क्या होती है किस कारण से, तो उसका हो जाता है यूनिओव्यूलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में प्रसव प्रवर्तन नहीं करते हैं, मतलब इनमें से कौन है जो प्रसव प्रवर्तन नहीं करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्च जोखिम गर्भावस्था जो प्रवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी एंटीबॉडी अपरा को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है। ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो अपरा को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है, जिसका जैसे कि ऑप्शन दिया गया है IgG या IgM, IgF या IgA। तो इस भ्रूण को इस जो एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है, तो इस एंटीबॉडी को IgG कहा जाता है, IgG मतलब जी से ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जुड़वा गर्भावस्था में इंजेक्टोसिन समान प्रसव में किसकी डिलीवरी के बाद, तो किसकी डिलीवरी के बाद देनी चाहिए, पहली जुड़वा के बाद, या पहली अपरा के बाद, या दूसरी जुड़वा के बाद, या दूसरी अपरा के बाद। तो ऐसे में जो सामान्य प्रसव की डिलीवरी के बाद जो इंजेक्टोसिन जो दिए जाते हैं वो कब दिया जाता है, तो दूसरी जुड़वा के बाद दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्गर्भाशय भ्रूण मृत्यु द्वारा उत्पन्न गहन जटिलता है। जो अंतर्गर्भाशय है वो भ्रूण मृत्यु द्वारा उत्पन्न गहन जटिलता क्या है, DIC या रेटिनोपैथी या कोरियोकार्सिनोमा या ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो इससे क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, IDC। क्या कहा जाता है, IDC। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको एक बार पढ़िएगा आराम से आ जाएगा। और सारे क्वेश्चन आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िएगा। आप PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और PDF के लिए आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, और आपको PDF और भी जो मटेरियल होंगे वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लासेस भी एक्स्ट्रा होंगे वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, और इसके लिए पे जो होती है पे आपको 150 रुपये पे करने होंगे, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि कार्ड पोलैप्स में जब कार्ड प्रस्तुति भाग में आगे की तरफ होता है तब झिल्ली की अखंड होती है, तो उसे क्या कहते हैं? छिपा प्रोलैप्स या कार्ड प्रस्तुति या कार्ड प्रोलैप्स या आर्कलट्स प्रोलैप्स। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कार्ड प्रस्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ड प्रस्तुति। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि LSCG के बाद माँ को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? LSCG के बाद माँ को जो स्तनपान देनी चाहिए वो कब शुरू, मतलब माँ जो बच्चे को दूध पिलाता है तो स्तनपान उसी को कहते हैं, तो वो कब शुरू करनी चाहिए? तो जैसे कि ऑप्शन आपका दिया है, ऑपरेशन के आधे घंटे बाद, या ऑपरेशन के तुरंत बाद, या ऑपरेशन के अगले दिन, या ऑपरेशन के 4 घंटे बाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑपरेशन के 4 घंटे बाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका पेशीय मेलजोल के जो व्याख्यान में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है वो क्या होता है? पोलैरिटी, या फंडल अधिकारता, या संकुचन, या रिस्ट्रैक्शन। तो तंत्रिका पेशीय मेलजोल का जो व्याख्यान में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो पोलैरिटी। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्न में से कौन सा कारण माँ की मृत्यु दर्द का अधिक प्रसव करता है? मतलब माँ की जो मृत्यु दर्द होती है अधिक प्रभावित करता है, मतलब इसमें से कौन सा कारण है? अमीनिया, या टॉक्सीमिया, या अमीनिया और टॉक्सीमिया दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो क्या? अमीनिया, टॉक्सीमिया दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एड्स की रोकथाम में उपयोगी गर्भ निरोधक क्या होता है? मतलब एड्स की जो रोकथाम होती है उसको मतलब रोकने के लिए उपयोगी जो गर्भ निरोधक है वो क्या है? नसबंदी, या कॉन्डोम, या स्त्री नसबंदी, या गर्भ निरोधक गोलियां। तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्डोम हो जाएगा। मतलब कि आप ये जो एड्स की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है गर्भ निरोधक क्या मतलब उपयोगी होते हैं, तो कॉन्डोम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और आप सब देखते होंगे टीवी न्यूज़ पर भी कॉन्डोम का बहुत सारा प्रचार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है, मतलब पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है वो कहाँ स्थित होता है? किडनी पर, या गर्दन पर, या थैलेक्स पर, या मस्तिष्क पर। तो पेट्रियोट्रिक जो ग्लैंड होती है वो मस्तिष्क पर स्थित होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क पर। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवर्सियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है? अपरा का निम्न गर्भाशयी दीवार पर आरोपण, या भ्रूण झिल्ली, या सामान्य अपरा, या समय से पहले अपरा का पृथक्करण। तो जो अवर्सियो प्लेसेंटा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि समय से पहले अपरा का पृथक्करण हो जाना। मतलब कि पृथक्करण मतलब होता है अलग हो जाना। तो मतलब समय से पहले अपरा का अलग हो जाना क्या है? इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्बिलिकल कार्ड की सामान्य लंबाई क्या होती है? अम्बिलिकल जो कार्ड होती है उसकी समान लंबाई कितनी होती है? जनरल जो लेंथ है वो कितना देखी गई है? 10 सेंटीमीटर, या 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या 75 सेंटीमीटर। जो अम्बिलिकल कार्ड होती है उसकी जो समान लंबाई है वो कितना होती है? तो 50 सेंटीमीटर। कितना होती है? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होंगे, आपका ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएगा। जितना आप क्लासेस करिएगा, जितना आप रेगुलरली रहिएगा, उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि
आधे घंटा से भी कम का वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। जितनी क्वेश्चन आप देखे रहिएगा एग्ज़ाम में उतने ही आपको फ़ायदे होंगे और आपको बनेगा, क्योंकि अब जितना जिसका क्वेश्चन बना रहेगा उसी को मेरिट में नाम आएगा। रिजल्ट हो भी जाएगा तो मेरिट उसी का बनेगा जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा। और कंपटीशन कितना है वो आपको पता है, 70,000 से भी ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं और जिसमें कि 10,000 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होना है। तो वैसे फिर भी आपका कंपटीशन थोड़ा कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है। 70,000 में 60,000 का नहीं होगा, 10,000 का ही सिलेक्शन होने वाले हैं। इसलिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप फ्रेशर कैंडिडेट है, चाहे आप संविदा कर्मी हो, चाहे आपके पास हायर एजुकेशन का डिग्री ही क्यों न हो, फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको हो पाएगा। क्योंकि ये आपके पास हायर एजुकेशन या संविदा का मार्क है, फिर भी आपको कट ऑफ मार्क क्रॉस करने होंगे, उसके बाद ही आपका मेरिट बनने की चांसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन होता है, मतलब निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है, मतलब 30 घंटे का या 96 घंटे का या 80 घंटे का या 48 घंटे का। तो ये 24 दिन मतलब 2 दिन का होता है, लगभग 48 घंटे का ये जीवन शुक्राणु का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण का तंत्रिका बनता है, जो भ्रूण का तंत्रिका है वो किससे बनता है, एंडोडर्म से या एक्सटोडर्म से या मीजोडर्म से या पैरेनाइकाइमा से। तो भ्रूण का जो तंत्रिका बनती है वह किससे बनता है, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से इसकी तंत्रिका बनती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। मिनार्की, जो मिनार्की शुरू होने की औसतन आयु मतलब है, मिनार्की शुरू होने की औसतन आयु क्या है, मतलब 12 से 14 वर्ष, 14 से 16 वर्ष या 16 से 18 वर्ष या 18 से 20 वर्ष। तो मिनार्की शुरू होने की जो औसतन आयु होती है वह क्या होती है, तो 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था में अपरा एवं भ्रूण के वजन का अनुपात क्या होता है। अपरा का वजन कितना होता है और भ्रूण के जो वजन आता है उसका अनुपात। तो दोनों का मतलब डिवाइड कर दिया, अनुपात का मतलब आप जानते हैं। इसका अनुपात कितना देखा गया है, तो इसका अनुपात का हम यदि बात करें तो कितना होता है 1.6। इसको यदि आप अनुपातिक में देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। तो ये अपरा का भाग होता है, ये भ्रूण का वजन होता है। तो इस टाइप से इसका जो अनुपातिक वजन है वो 1.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव की सामान्य से अधिक मात्रा में होने पर उसे क्या कहते हैं, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव जो है वो सामान्य से अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रेमियोसिस या हाइपर एमियोसिस या हाइपोपोवेलिया या हाइपरवोलिया। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं हाइड्राएमियोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसव के बाद पहले 6 हफ्ते क्या कहलाता है, मतलब प्रसव के बाद और जो पहला 6 हफ्ता होती है उसको क्या कहते हैं, गर्भ अवस्था या प्रसव उपरांत काल या प्रसव या इंट्रापार्टम। तो इस अवस्था को जो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रसव उपरांत काल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन में है कि गर्भ अवस्था के खतरे के चिन्ह निम्नलिखित में से अधिक है सिवाय, मतलब गर्भ अवस्था में खतरे का चिन्ह निम्नलिखित में से किससे अधिक है सिवाय, मतलब उसको छोड़ के कब्ज या धुंधला दिखना, निरंतर सिर दर्द का बना रहना या रिस्ट्रैक्शन। तो गर्भ अवस्था में जो खतरे के जो चिन्ह जो निम्नलिखित है मतलब वो क्या होती है, तो कब्ज का बनना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुनहरे रंग का
एमनियोटिक द्रव सूचक है, मतलब सुनहरे रंग का जो एमनियोटिक द्रव सूचक है वो क्या है, आईयूडी या भ्रूण में तनाव होना या आरएच असंगति या अमीनिया। तो सुनहरे रंग की जो एमनियोटिक द्रव सूचक है वो क्या होती है, तो वो आरएच असंगति होती है। क्या होती है, आरएच असंगति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि ओरल थ्रस का कारण क्या होता है, मतलब ओरल थ्रस का निम्न में से कौन सा कारण है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है फंगस। तो ओरल थ्रस का जो मुख्य या प्रमुख कारण है वो क्या होता है, फंगस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज भी बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, लगभग एक दिन में हम लोग 30 क्वेश्चन के अराउंड देख लेते हैं। तो और ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोर भी ना लगे, आपका क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो इस तरीके से आपका क्लासेज रेगुलरली जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक चलता रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।